यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 7A प्योर मैथमेटिक्स 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका जो ये पेज नंबर है वो 197 है। तो पेज नंबर 197। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड dy by dx फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों ये जैसे आपके पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं। तो डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है कि dy by dx ऑफ x की पावर n, वो होता है nx n minus 1। तो बच्चों यहाँ पे x जो होता है वो वेरिएबल होता है। जैसे कि आपके पास dy by dx ऑफ x स्क्वायर आएगा, तो आप लिखोगे 2x 2 minus 1, दैट इज 2x की पावर 1, दैट इज 2x। हो सकता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 100 भी आ जाए, तो ये होगा n की जगह 100 है, x 100 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 100 x की पावर 99। तो ये डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा यूज होंगे। इसके अलावा कभी कभी हो सकता है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -1 आ जाए, तो ये होता है n x n माइनस 1, तो ये होगा -1 इंटू एक्स की पावर -2, डायरेक्टली हम इसको -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूले आपकी एक्सरसाइज 7A में क्वेश्चन नंबर 5 में यूज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम डायरेक्टली अब देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि फाइंड dy by dx फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सबसे पहले ए पार्ट में लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो बच्चों इसे आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए जो आप लॉ यूज करना चाहते हैं वो ये लॉ होता है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं या दो से ज्यादा फंक्शन है, वो आपस में ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, और अगर आपको dy by dx निकालना होगा तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। फिर ये बन जाएगा dy by dx इज इक्वल टू dy by dx ऑफ fx, प्लस का साइन होगा तो प्लस, माइनस का साइन होगा तो माइनस, प्लस माइनस डी बाई डी। ये क्या साइन है? तो बच्चों अगर आपको डी का अंदाजा नहीं है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ, जरा इसको देखिएगा ध्यान से। तो बच्चों डिफरेंशिएटिकली जो स्टार्ट होता है वो फिजिक्स से स्टार्ट होता है। फिजिक्स में क्या होता है कि अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन है या यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। और अगर आप स्ट्रेट लाइन का कहीं से भी स्लोप निकालेंगे तो स्लोप हमें हर जगह सेम मिलेगा। जैसे कि मान लो आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो हमें स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। क्या देता है? वेलोसिटी। तो अगर हम किसी भी टाइम इंटरवल में स्लोप निकालें तो ये स्लोप हर जगह क्या होगा? सेम होगा। लेकिन बच्चों अगर आपके पास यही आपका जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन ना हो, ये आपका जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ना होकर के वो उस तरीके से कर्व का फॉर्मेशन देने लगेगा। अब आपसे कहा जाएगा कि ये भी आपका जो ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर आप कहीं पे भी स्लोप देखेंगे, तो मैं क्लास में हूं। तो बच्चों मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि जब आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इस तरह के केस में जो ग्राफ बनता है इस तरह से कर्व बनता है। तो उस कर्व का अगर हम स्लोप निकालेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो वो हर पॉइंट पे जो स्लोप होता है वो डिफरेंट होगा, चाहे वो आप t1 पे निकालिए, चाहे आप t2 पे निकालिए, चाहे आप t3 पे निकालिए। ठीक है, वो स्लोप जो होगा वो हर जगह पे डिफरेंट होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसलिए बच्चों एक छोटे से टाइम इंटरवल में भी उस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बदल जाता है। स्लोप का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे आपको क्या ड्रॉ करनी होती है? टैंजेंट ड्रॉ करनी होती है, और आपको उस टैंजेंट का स्लोप मिलने लगता है। जैसे अगर आप टैंजेंट को एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ तो आपको स्लोप मिलने लगेगा। ये बात समझ पा रहे? तो बच्चों हमें ऐसे केस में क्या होता है कि यहाँ पे तो हम उस वाले केस में बताते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम टेकन। और बच्चों ये टाइम इंटरवल जो होता है वो लार्ज होता है क्योंकि यहाँ पे एवरेज वर्ड यूज होता है।
तो टोटल टाइम टेकन। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारे पास मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, तो ऐसे केस में हम वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हर इंस्टेंट में ग्राफ का स्लोप बदल रहा होता है, तो हर इंस्टेंट में वेलोसिटी बदल रही होती है। तो इसमें आपको बताया जाता है कि आप क्या करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। आप सबसे पहले डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी को। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अगर आप उसको लिखेंगे तो हम लोग कहते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन यहाँ पे जो टाइम इंटरवल होता है बच्चों, वो लार्ज होता है। क्या होता है? लार्ज होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कह दें कि ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, क्योंकि आपने देखा कि हर छोटे से टाइम इंटरवल में लगातार उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? बदल रही है। उसका स्लोप क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो जब टाइम इंटरवल बड़ा होता है तो हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन जब टाइम इंटरवल छोटा हो जाता है, यानी कि डेल्टा टी जीरो नहीं होता, लेकिन जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा होता है, यानी 0.1 सेकेंड में भी उसकी वेलोसिटी बदल जाती है। तो ऐसे केस में जब डेल्टा टी जीरो की तरफ अप्रोच करता है, तो ये जो डेल्टा होता है ये डी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको हम कहते हैं dx अपॉन dt। और dx अपॉन dt को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि बच्चों यहाँ पे जो x होगा, यानी जो डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ होगा, वो एक टाइम का फंक्शन होगा, और टाइम का फंक्शन जो होगा उसे आप डिफरेंशिएट करेंगे और हर टाइम पर उसकी वेलोसिटी अलग अलग निकाल करके आप बताते रहेंगे। तो ये मतलब होता है बच्चों डी का। तो यानी कि डी का मतलब सही वर्ड क्या है? डी का मतलब मैथमेटिक्स में ये जनरेट हो रहा है, फिजिक्स में भी ये भी जनरेट हो रहा है कि जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया तो हम ग्राफ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं और हर जगह उसका स्लोप अलग अलग निकाल रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी अलग अलग निकाल रहे हैं इस केस में। तो इसको हम लोग कहते हैं dx अपॉन dt। तो बच्चों डी वर्ड यहीं से आया है। अब बच्चों ग्राफ कोई भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताए गए हैं। जैसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया गया x की पावर n, ये आपको लर्न हो चुका है nx n-1। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n अलग होता है और डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x अलग होता है। तो x की पावर n में x वेरिएबल है, a की पावर x में a कांस्टेंट है। ये आपको ध्यान देना होगा बच्चों, ये दोनों फॉर्म अलग अलग होते हैं। तो हम नीचे वाले फॉर्म का अगर आंसर लिखेंगे तो वो होता है a की पावर x इंटू ln a, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं a की पावर x इंटू लॉग बेस e a। ये हमारे में नहीं है, ठीक है। तो a की पावर x अलग होता है और x की पावर n अलग होता है। तो बच्चों डिफरेंशिएशन के और भी फॉर्मूले होते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x, आपके पास log x भी आएगा, log x, या उसको हम बेस ex या ln x भी कहते हैं। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो बच्चों जैसे जैसे फॉर्मूलों की नीड पड़ेगी वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा। और अगर आपके पास डिफरेंशिएशन में अकेला कांस्टेंट आ गया तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। और डिफरेंशिएशन में आपके साथ मान लीजिए 2x लिखा है, तो ये 2x क्या है? कांस्टेंट नहीं है, इसमें 2 को हम बाहर कर देते हैं और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जो निकालते हैं तो 1 आता है, तो आंसर क्या हो जाता है? 2 होता है। तो बच्चों ये होता है इसमें कंसेप्ट। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे 5th क्वेश्चन का फाइनली ए पार्ट अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसको आप ध्यान से देखिए। तो 5th क्वेश्चन का ए पार्ट डिस्कस करने से पहले जो पीछे हमने थ्योरी बताई है उसको आप रिटेन रखिए। अब हम लोग करते हैं 5th क्वेश्चन का ए पार्ट। तो 5th क्वेश्चन के ए पार्ट में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसको बच्चों डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम किसी को भी डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले लिखना पड़ता है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ 5x स्क्वायर माइनस d बाई dx ऑफ x प्लस d बाई dx ऑफ 1। तो बच्चों 5 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा d बाई dx ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? अगेन d बाई dx ऑफ x विच इज 1। तो बच्चों हम लोग इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं इस स्टेप को। 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x स्क्वायर का 2x हो गया, x का 1 हो गया और 1 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो गया, यानी इसका डेरिवेटिव आया है बच्चों 10x माइनस 1। ये बच्चों इसका फुल एंड फाइनल आंसर है। यानी कि डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान काम होता है, बस आप उसको टफ ना बनाइए। जैसे
ये तो डिफरेंशिएशन का आपने जो रूल सीखा वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला था, जो आपके लिए बहुत ही क्या था, आसान था। अब मैं आपको कुछ और रूल्स भी बता रहा हूं, उन रूल्स को समझिएगा। तो ये तो एक लॉ मैंने बता करके उसका एप्लीकेशन आपको करवा दिया। तो बच्चों हम लोग दूसरे लॉ की तरफ चलते हैं। जो दूसरा लॉ है वो देखिए। तो अगर आपके पास मान लीजिए दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन कैसे ऑपरेट करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखना होता है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन, यानी कि आपने पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं किया, दूसरे वाले को किया। अब जिसको कर चुके हैं उसको नहीं करेंगे और जिसको नहीं किया है उसको करेंगे। तो बच्चों ये होता है प्रोडक्ट रूल। दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद बच्चों क्या होता है? डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन रूल। तो मैं आपको डिवीजन रूल भी बता देता हूं, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स आपस में दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे, तो हम इसको डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे? तो ये होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाला फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला फंक्शन अपॉन नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों आपके पास लॉ। ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसे किस तरह से ऑपरेट करना होता है। तो बच्चों मैंने आपको डिवीजन रूल भी बता दिया और प्रोडक्ट रूल भी बता दिया, जिसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे साइड में। दिस इज योर प्रोडक्ट रूल एंड दिस इज योर डिवीजन रूल। अब बच्चों इनको आपको अप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि ये कहीं पे भी आपको अप्लाई करने के लिए आ भी सकते हैं। तो पहले आप इतना देख लीजिए फिर हमको बताइए। तो बच्चों अब हम लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 के फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के मैं फर्दर क्वेश्चंस कर रहा हूँ, जैसे उसमें सबसे पहले करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट देखिए क्या लिखा है। उसमें लिखा है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4। अब बच्चों आप इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी ना पढ़ाया गया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये बच्चों मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया और आपके पास y आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2t। उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा 2x प्लस 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? और बच्चों अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये आपका हो गया मेथड 1। क्या है? मेथड 1। अब मेथड 2 से भी आप यूज कर सकते हैं। मेथड 2 यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये आपका बच्चों हो गया पहला फंक्शन और ये आपका हो गया दूसरा फंक्शन। इस पे आप कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन, ठीक है, प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ। समझ गए आप किस तरह से करना है इसको? तो ये बच्चों हो गया एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 4। तो x का 1 हो गया और 4 का 0 हो गया बच्चों, ये समझ में आया? और बच्चों यहाँ x माइनस 4 का तो करना ही नहीं है, फिर x का 1 हो गया और 5 का 0 हो गया। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या आया? ये आया x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 4, दैट मीन्स 2x प्लस 1। ओके, तो बच्चों आपने दो मेथड से देखा और इसी बहाने आपने ये जाना कि प्रोडक्ट रूल भी एग्जिस्ट करता है। क्योंकि बच्चों अभी आपने 5th के डी पार्ट में क्वेश्चन का जो वर्जन है वो बहुत ही छोटा देखा था, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था, लेकिन अगर ये फैक्टर्स अगर बहुत बड़े हो जाएं तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपके पास मेथड 2 मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया। चलिए अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं और इसके थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अब उठाना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अभी भी क्वेश्चन नंबर 5 को ही हम कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग पार्ट करेंगे ई वाला पार्ट। उसमें हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, ऐसा हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है। हर बार dy बाई डी एक्स क्वेश्चन नंबर 5 में निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कहोगे सर हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो चेन रूल भी नहीं जानते। तो हमने कहा कुछ नहीं जानते हो तो फिर आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन को
जनरल मेथड से करोगे, यानी कि इसको ओपन करोगे और क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन बच्चों चेन रूल भी आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि अगर ये पावर स्क्वायर ना होकर के क्यूब हो गई, पावर 4 हो गई, पावर 5 हो गई, पावर 6 हो गई, पावर 100 हो गई, तो आप इसको ओपन थोड़ा ना कर पाओगे, तब आपको चेन रूल की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को आपको दो मेथड से सिखाते हैं। तो सबसे पहले आप मेथड 1 देखिए जो आप यूज करने वाले हैं कुछ जानकारी ना होने पर। तो ये हो गया बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसको हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया बच्चों a और ये हो गया b। तो ये बच्चों हो गया 4x की पावर 4 प्लस 9, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12x स्क्वायर। अब बच्चों इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स 4। ठीक है बच्चों, अगर आप डायरेक्ट बता दे रहे हैं तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया 4 इंटू 4x की पावर 3, 9 का बच्चों 0 हो गया, 12 और x स्क्वायर का 2x। तो बच्चों आपका फर्दर आंसर आया है 16x क्यूब माइनस 24x। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा व्हाट इज चेन रूल, क्योंकि अभी आपने जो जाना वो मेथड 1, अब मेथड 2 क्या है वो भी समझ लीजिए। और मेथड 2 की जानकारी के लिए आपको चेन रूल पता ही होना चाहिए, ये सब आपके सिलेबस में ही है। देखिए सबसे पहले बच्चों अगर आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3 होल पावर 2, और अगर आप इसको मेथड 2 यानी कि चेन रूल से करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन ये ना होता और क्वेश्चन सिर्फ होता x स्क्वायर, तो आप तुरंत लिख देते कि dy बाई डी एक्स कितना है 2x है। लेकिन बच्चों यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर x की जगह एक बड़ा सा फंक्शन दिया गया है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो चेन रूल ये कहता है कि जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे उसे आप क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। क्या मान लेंगे, u। फिर आप u को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका ओरिजिनल फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू यू स्क्वायर। और इसमें आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि u कांस्टेंट नहीं है, u एक डिपेंडेंट फंक्शन है, x पे डिपेंडेंट है। अब आपको बच्चों dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ u स्क्वायर। तो बच्चों अभी चेन रूल को आप ध्यान से देखिएगा, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जो प्रॉब्लम करता है उसको हम u मान लेते हैं। फिर हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बच्चों ये लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स ऑफ u स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे du से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, du से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, du से मल्टीप्लाई और हमने डिवाइड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हम u स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करते, हम u स्क्वायर को u के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए मैंने क्या किया, du से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब बच्चों जिस तरह से x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x होता है, उसी तरह से u स्क्वायर का u के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। व्हाट इज u, क्योंकि सर u है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3। तो बच्चों u जहां भी दिखे उसकी जगह आप 2x स्क्वायर माइनस 3 पुट कर दो, और 2x स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन आपको लिखना है, वो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 0। ठीक है, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 4x इंटू 2 दैट मीन्स 8x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको dy बाई डी एक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि dy बाई डी एक्स कैसे निकालें यूजिंग चेन रूल। सर वेरिएबल पुट होता है या फिर ओनली कांस्टेंट टर्म बाहर आता है? क्या बेटा, ये वेरिएबल x भी बाहर आता है, ओनली द कांस्टेंट 8 मतलब 4 विल बी आउट? नहीं, 4x इंटू 2 किया तो 4x इंटू 2 तो 8x हो गया। हाँ ओके ठीक है, ओके। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन का दूसरा वर्जन भी बता रहा हूँ, ये तो मैंने अभी आपको कर दिया। एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको क्वेश्चन फिर से दे दिया, मैंने आपको यही क्वेश्चन दे दिया, मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 3 होल पावर 5। अब आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जनरल मेथड से, अब आपको इसे चेन रूल से ही करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों चेन रूल का शॉर्टकट क्या होता है, चेन रूल ये कहता है कि आप डिफरेंशिएट कर लो और जो चीज प्रॉब्लम कर रही है उसको u मान लो। तो आपने u किसको माना होगा, इसको u माना होगा। तो u की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5u की पावर 4। क्या होगा, 5u की पावर 4, और जिसको u माना था उसको फर्दर डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों ये है आपके पास चेन रूल का शॉर्टकट।
इसको आप यूज कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आपसे सारे हो सकते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा 4x और 3 का 0, यानी आपका फाइनल आंसर हो गया 20x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3 होल पावर 4। तो बच्चों ये आपके पास समझ में आना चाहिए कि मेथड 2 आपने किस तरह से ऑपरेट किया और चेन रूल का शॉर्टकट क्या है वो भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाते चले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का एच पार्ट, इसमें लिखा है बच्चों y इज इक्वल टू 3x प्लस 5/x माइनस 1/2 और नीचे लिखा हुआ है रूट x। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको करना। तो ये बच्चों हो गया आपका y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इसको बच्चों x की पावर -1 लिख दो और नीचे बच्चों जो x की पावर हाफ है उसको x की पावर -1/2 लाके ऊपर लिख सकते। अब लिख दो बच्चों डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3x का 3 हो जाएगा, x की पावर -1 का होगा -1 x -1 -1 nx n -1 माइनस हाफ x की पावर -1/2 का, फिर n x n -1। तो बच्चों इसमें n की जगह -1/2 है। अब आपका dy बाई dx आ गया 3, ये बच्चों हो गया -5, नीचे जाके x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1/4 हो गया और बच्चों हाफ प्लस 1 होता है 3/2। तो ये x की पावर -3/2 है, नीचे जाके +3/2। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। यानी क्वेश्चन देखने में थोड़ा से ऑकवर्ड लग रहे हैं, लेकिन अगर आप करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आई वाला पार्ट, सबसे लास्ट पार्ट पे भी हम लोग आ गए। तो लास्ट पार्ट में लिखा है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय रूट x। ठीक है, तो बच्चों इसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो y इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको देखते ही हर बच्चा अवॉइड करता है क्योंकि उसको डिवीजन रूल का आइडिया नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन जो है डिवीजन रूल से भी हो सकता है और बिना डिवीजन रूल के भी हो सकता है। बिना डिवीजन रूल के करना चाहें तो आप क्या करेंगे, रूट एक्स को हर जगह डिवाइड करेंगे, रूट एक्स मतलब पावर में हाफ। ठीक है बच्चों, उसको इस तरह से आप ब्रेक कर देंगे। अभी हो जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू 4। अगर आप ध्यान से देखें, बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 2 माइनस हाफ कितना हुआ, अभी आप हमको सोच के बता दीजिएगा। अभी मैं लिख देता हूँ 3, ऊपर बच्चों क्या है 1 माइनस हाफ -2 x की पावर -हाफ। तो देखो बच्चों मैंने बिना डिवीजन रूल के इसको कर दिया 3/2, तो ये बच्चों हो गया 3/2 प्लस 3 x की पावर हाफ -2 x की पावर -हाफ। अब बच्चों से आपको डिफरेंशिएट करना है तो नीचे लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। करना स्टार्ट करिए, n x n -1 यानी कि 3/2 -1 2, फिर ये हो जाएगा n x n -1 फिर -2, फिर बच्चों हो जाएगा n x n -1। मेरे ख्याल से बच्चों डिफरेंशिएशन इस पे ऑपरेट हो गया। अब आप इसको सिंपलीफाई खुद ही कर लीजिए। तो ये बच्चों 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 3/2 -1 विच इज 1/2। ये हो गया 3/2, ये हो गया x की पावर -हाफ और ये बच्चों प्लस x की पावर -3/2। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इससे ज्यादा आपको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 के लगभग सारे पार्ट करा दिए हैं और कुछ पार्ट छोड़े हैं। तो जो रिमेनिंग पार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 5 वो आपके होमवर्क हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 रिमेनिंग पार्ट जो है आपके होमवर्क में हो गया, इसको आप होमवर्क में करेंगे। चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx फॉर ईच कर्व एट अ गिवन पॉइंट। तो आपका y क्या है, y है बच्चों x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। आपको क्या निकालना है, dy by dx निकालना है। कौन से पॉइंट पे, 1, -2 पे। तो कहोगे सर बहुत आसान है, dy by dx पहले हम निकाल लेते हैं तो 2x + 1 है। उसके बाद सर dy by dx को हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं और स्लोप भी कहते हैं। तो यहाँ पे ग्रेडियंट और स्लोप लिख करके भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो ग्रेडियंट की वैल्यू 1, -2 का मतलब ये है कि आप x की जगह 1 पुट कर दो और y की जगह -2 पुट कर दो। बच्चों dy by dx में y तो है ही नहीं,
सिर्फ x है, तो आप सिर्फ x की जगह वैल्यू पुट कर दो 1 और आपका आंसर आ जाएगा 3। तो ये है बच्चों, काफी इजी सा काम था। तो मेरे ख्याल से इसके क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट आपसे हो जाएंगे सक्सेसफुली, तो बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के फिर से रिमेनिंग पार्ट आपके होमवर्क में चले गए, यानी कि आपका जो बी और सी पार्ट है वो आपका फर्दर क्या हो गया, होमवर्क हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद है बच्चों हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट 3,7। तो y इज इक्वल टू आपका हो गया 2x माइनस 5x प्लस 4। आपको उस कर्व का स्लोप निकालना है एट 3,7। ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपर डायग्राम से सोचना चाहें तो ये कर्व हो सकता है, और कर्व पे कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे डाली गई टैंजेंट का स्लोप निकालना है, ये इसका ऑथेंटिकली मतलब है। और वो जो पॉइंट है वो है 3,7। तो बच्चों आप कर लोगे बहुत आसान तरीके से, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे आप करना चाहें आप कर लीजिएगा, आप सीधा सीधा dy/dx निकाल लीजिएगा, फिर 3,7 पे वैल्यूज की निकाल के पुट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बच्चों खत्म हो गया। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 7th के बाद है क्वेश्चन नंबर 8th। आपके पास अगेन फंक्शन दिया है xy इज इक्वल टू 12 और आपसे पूछा जा रहा है कि dy/dx निकालो एट x इक्वल टू 2। तो कहोगे सर पहले y बता दीजिए क्या है। हमने कहा y है बच्चों 12/x, यही तो है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy/dx इज इक्वल टू 12 तो बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा dy/dx ऑफ 1/x। 1/x का मतलब x की पावर -1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे dy/dx आ जाएगा आपका -1/x², यानी कि -12/x²। ये हो गया बच्चों आपका dy/dx। ठीक है, अब बच्चों आपको dy/dx निकालना है एट x इक्वल टू 2। तो आप dy/dx निकाल लो एट x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 यानी कि 2 की जगह पड़ेगी वैल्यू तो 4 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा -3। तो इस तरह से है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन अब घुमाना चालू कर देंगे ये लोग, क्योंकि अब तक जो आपने क्वेश्चन किए वो तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन सारे आपके बदलना स्टार्ट होंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, लिखा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। तो बच्चों आपका ये जो कर्व है वो मैं ऐसे बना लेता हूँ, और कर्व ये क्या कर रहा है, एक जगह एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा हूँ। ये देखो ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है कर्व। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है। अगर बच्चों ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट पे जहां पे ये एक्स एक्सिस पर मीट करता है, उस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, इसका ग्रेडियंट, यानी कि इस पॉइंट पे डाली गई टेंजेंट का हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप उस पॉइंट को निकालेंगे। तो बच्चों ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, इस कर्व पे भी लाई करता है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप कर्व की इक्वेशन लिखोगे। कर्व की इक्वेशन है 5x² - 8x + 3। अब आप क्या करोगे, इसमें y की जगह 0 पुट कर दोगे। जैसे ही y की जगह 0 पुट करोगे तो तुम्हारे पास वो पॉइंट निकल आएगा जहां पे आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। 5 3 जा 15 होता है, 5 और 3 8 भी होता है। सर x की वैल्यू 1 और 3/5। ओके बच्चों इसको चेक करते हैं। तो ये हो गया 5 3 जा 15। ठीक है, तो इसमें से 5x कॉमन ले लिया, अंदर आया x - 1, इसमें से 3 कॉमन ले लिया, x - 1। तो यहाँ से बच्चों आप सही बता रहे हैं, x की वैल्यू 1 और 3/5। यानी बच्चों आप उसका जो ग्रेडियंट है वो 2 जगह निकालें, यानी ये 2 बार एक्स एक्सिस को डिफरेंट पोजीशन पे कट करना। एक कट कर रहा 1,0 पे, और दूसरी बार हो सकता है ये बच्चों फर्दर फिर से कट कर रहा हूं, और वो दूसरा पॉइंट है आपका 3/5, 0। तो बच्चों इन 2 पॉइंट्स पे आपको डिस्कशन करना है। ठीक, तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करके इन 2 पॉइंट्स पे स्लोप निकाल लीजिए। तो बच्चों ये काम आपको खुद करना है, मैं आपको मौका दे रहा हूं करने का, अभी करिएगा। मुझे जरा इस क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग फर्दर देखते हैं।
आपने इसको डिफरेंशिएट अब तक कर लिया होगा। तो सबसे पहले हमें ग्रेडियंट निकालना है जहां पे ये कर्व y एक्सिस को क्रॉस करता है। तो बच्चों हम लोग ने जो अभी काम किया है वो हम लोग ने जस्ट उल्टा किया है। हम लोग ने अपने कर्व को क्रॉस तो कराया है लेकिन y एक्सिस से क्रॉस नहीं कराया है, हम लोग ने x एक्सिस से क्रॉस करा दिया है। तो बच्चों अभी आप जो ग्रेडियंट निकाल लें वो x एक्सिस से क्रॉस करने पे निकाल लें। आपको बच्चों y एक्सिस से क्रॉस कराना है तब आंसर आपका निकलेगा। x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बच्चों हाँ, तो बच्चों ये तो आप जो निकालेंगे, तो बच्चों जब ये कर्व जो है बेसिकली y एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। तो ये देखिए बच्चों, कर्व जो है y एक्सिस को क्रॉस करता हुआ मैंने जस्ट आपको बना के दिया। ये देखो, ये y एक्सिस को क्रॉस। तो आप जब बच्चों ये y एक्सिस को क्रॉस करेगा तो वहां पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो बच्चों जैसे ही हम x की वैल्यू 0 डालेंगे अपने कर्व में तो y3 आ जाएगा। यानी कि अब आप इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 10x - 8, और डिफरेंशिएट करने के बाद अगर पूछता है x एक्सिस को क्रॉस करेगा तो आप इन दो पॉइंट्स पे निकालेंगे 1,0 और 3/5,0 पे उसका ग्रेडियंट। और अगर y एक्सिस को क्रॉस करता है तो आप उसका ग्रेडियंट सिर्फ एक पॉइंट पे निकालेंगे 0,3 पे। तो बच्चों आप इसमें x की जगह 0 और पुट कर देंगे तो dy/dx आ जाएगा -8। तो बच्चों यही आपका आंसर है। अब आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। यस सर, करेक्ट। तो यहाँ पे बच्चों लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो बच्चों लोग फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 इस तरह से काफी क्वेश्चंस बच्चों आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले बच्चों अब हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले पे, 19 पे। बड़े वाले क्वेश्चंस पहले खत्म कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और बच्चों इसके बाद जो एक्सरसाइज होगी उसमें चेन रूल आपके पास है, तो चेन रूल आपके सिलेबस में है, आपको वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों लिखा हुआ है अ कर्व हैज इक्वेशन है कर्व की y = 3x³ + 6x² + 4x - 5। ये है बच्चों आपके पास इक्वेशन है कर्व की। ठीक है, कह रहा अ कर्व हैज इक्वेशन, किसी कर्व की इक्वेशन आपके पास गिवन है। कह रहा शो दैट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज नेवर नेगेटिव। कह रहा इसका dy/dx ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो बच्चों पहले हम dy/dx निकाल लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा 3x³ का 3x², x² का 2x और 4x का 4। तो बच्चों आपका ये आ गया 9x² 12x + 4, ये आया बच्चों। तो बच्चों हमें शो करना है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो हम इसको ऑलवेज पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप ये ध्यान देखिए कि ये ऑलवेज पॉजिटिव ऑलरेडी है, कैसे हो रहा है जरा हम लोग चेक करते हैं। तो dy/dx कह रहा है बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव। तो dy/dx बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, याद रखिएगा dy/dx को हम एक नया फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से y या fx। dy/dx को मैंने एक नया फंक्शन अज्यूम कर लिया, लेट्स से fx। अब बच्चों आपको शो करना है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ये कॉन्सेप्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कि ऐसे केस में जो ग्राफ होता है वो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने की वजह से x एक्सिस को कट करेगा नहीं और x एक्सिस को कट किए बिना ही निकल जाएगा। और ऐसे केस में बताया था कि मैंने आपको कि कोई भी आप x इसमें डालेंगे तो ये हर x पर कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा हर x पर। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ये एक्सप्रेशन कि ax² + bx + c ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन कब? जब उसका a पॉजिटिव और d नेगेटिव। तो पहले आप चेक कर लो बच्चों, ये कह रहा ग्रेडियंट जो है ऑलवेज पॉजिटिव है, या उसको हम कन्वर्स करके कह सकते हैं कि वो नेवर नेगेटिव है। तो आप क्या करो, सबसे पहले चेक करो x² का कोफिशिएंट। तो तुम कहोगे विच इज a 9, तो कहोगे सर वो तो पॉजिटिव है। हमने कहा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो कहोगे सर वो होता है b² - 4ac।
तो ये हो गया बच्चों 144 माइनस 69 जा 69 क्या होता है? So 0 आ रहा है। 144। तो ये बच्चों ये 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव तो नहीं हुआ, लेकिन 0 तो हो ही सकता है भाई। या ध्यान दीजिए, नेगेटिव तो नहीं हुआ ना डी, सॉरी डी पॉजिटिव तो है नहीं, डी 0 है, तो इसका मतलब डी 0 होता है। तो बच्चों ग्राफ आपका कैसा बनेगा इस केस के लिए? इस केस के लिए बच्चों ग्राफ कैसे बनेगा? कहोगे सर जब डी 0 होता है तो इक्वल रूट्स होते हैं, 1 पॉइंट पे। तो ग्राफ जो होता है वो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकल जाएगा। तो ये कभी नेगेटिव वैल्यू ले रहा है? नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब हमने शो कर दिया कि ये कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा। क्या ये बात समझ में आया? यस। हाँ, मिनिमम वैल्यू उसकी 0 हो सकती है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं। ये बात समझ में आ गया? yes, तो बच्चों ये बात हमने प्रूफ कर दी। तो बच्चों मैंने आपको केसेस को कंपैरिजन करके बताया कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए इसके बाद बच्चों हम लोग करते हैं दूसरे क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन नंबर 15, 14, 13 ये आपको मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो 13 को करते हैं। 13 क्वेश्चन में लिखा है द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट पॉइंट 3, -3 इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ बी। देखते हैं। तो बच्चों आपका जो कर्व है बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चन है, टफ नहीं है बच्चों। कह रहा है इस कर्व का जो ग्रेडियंट है 3, -3 पे, तो मैं कर्व बना लेता हूं। कर्व पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट है बच्चों क्या? 3, -3। उस पे जो डाली गई टैंजेंट है, तो उसका जो ग्रेडियंट मतलब स्लोप 5। वो कितना है बच्चों? वो है आपका 5। तो पॉइंट है आपका 3, -3 और ग्रेडियंट है यानी कि dy by dx जो इस पॉइंट पे वो 5। ये नहीं बच्चों आपके पास गिवन है कि जो आपका dy by dx एट पॉइंट 3, -3 वो क्या है? 5। तो बच्चों इतना डाटा आप यूज करके इक्वेशंस बनाएंगे और a और b निकालेंगे। सबसे पहले कहेंगे कि जो 3, -3 है उस कर्व पे ही लाई करता है, तभी उस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ हुई है, क्योंकि टेंजेंट हवा में तो हो नहीं सकती, टेंजेंट तो कर्व पे हो सकती है। इसका मतलब पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, लाई करेगा तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी y की जगह -3 और x की जगह 3 आप पुट कर दीजिए, तो आपके पास a और b में एक इक्वेशन बन करके आ जाएगी। ध्यान दीजिए, a और b में एक इक्वेशन बन गई। अब आपके पास दूसरा डाटा और दिया है कि आप इसको डिफरेंशिएट करिए, तो ये आ जाएगा 2ax और bx का b हो जाएगा, ये b तो कांस्टेंट है। फिर आपके पास गिवन है कि जो dy by dx आपको निकालना है वो 3, -3 पे निकालना है, तो उसमें x की जगह 3 पुट कर दीजिए, y तो है ही नहीं। और ये जो आपका dy by dx है 3, -3 वो कितना है? 5 है। तो आपके पास फर्दर इक्वेशन बन गई 5 = 6a + b। तो बच्चों आपके पास दो इक्वेशंस बन गए, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, आपके पास a और b निकल करके आ जाएंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 13 देखने में ऐसे लग रहा है, अगर आपने वर्किंग पूरी समझी होगी तो ये आपको इजी है। ओके बस, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे बच्चों हम लोग खिसक आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है? लिखा है द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट पॉइंट 1, 5 इज -5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। आपने क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 13 की तरह, तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप होमवर्क में डाल करके कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 14 पहले आप खुद से ट्राई करिए बच्चों। एक बार बच्चों 14 आप ट्राई कर लो अभी मेरे सामने।